बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आई बटन पे भी मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप कहीं से भी क्लिक करके मेरी प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं और वहां से बासानी तमाम एक्सरसाइज को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं आज फिर एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है एवरी लाइन सेगमेंट ड्रॉन from the vertex to the base of a triangle is bisected by the line joining the midpoints of other two sides। जी, तो अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। किसके वर्टेक्स से? ट्राइंगल के वर्टेक्स। और वर्टेक्स क्या होते हैं? ये जो ट्राइंगल के आपको कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना, ये ए बी एंड सी, दिस इज द कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगल, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से जितनी भी लाइन निकलती है, जितनी भी लाइन जो है वो ड्रॉ होती है और उसके बेस तक, किसकी बेस तक? ट्राइंगल की बेस तक। बेस क्या होती है? ये जो लाइन आपको नीचे नजर आ रही है ना, दिस इज द बेस। ठीक है, उसके बेस तक जितनी भी लाइनें जाती हैं वो सब के सब क्या करती हैं? इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन। किस लाइन को बाइसेक्ट करती है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अदर टू साइड। वो लाइन जिसमें उस ट्राइंगल के दो साइड्स को, दो साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। तो उस लाइन से तमाम लाइनें क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हुई ट्राइंगल के बेस तक ड्रॉ होती हैं। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको। तो क्लास यहां पर तो देखिए दो लाइनों को तो उन्होंने खुद बता दिया कि वो ट्राइंगल की अदर टू साइड से, टू साइड के मिड पॉइंट पर है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो सेंटर वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ए से लेकर पी तक जो कि ड्रॉ की गई है, सामने वाली बेस तक, कहां से? ट्राइंगल के वर्टेक्स से, और उसकी बेस तक की जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये लाइन भी इस लाइन को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ठीक है ना, यानी डीई लाइन जो है तमाम लाइनों को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये जो डिस्टेंस है एओ और ओपी, ये आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है ना। देखिए ये वाले तो बुक में गिवन है ना, ये चीज तो हमने पहले ही बता दी कि डी एंड ई जो है वो मिड पॉइंट है ट्राइंगल के अदर टू साइड के। तो जाहिर है अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ये बात तो हमें मालूम है, लेकिन हमें प्रूफ ये करना है कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो यही बात हम इसमें प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें ट्राइंगल में गिवन है और जो चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो आइए फिर देखते हैं। तो क्लास हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी डी, ए बी सी। तो यहां पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी जी। ट्राइंगल एबीसी में आप देख सकते हैं कि डी जो है वो मिड पॉइंट है किस साइड का? एबी साइड का। और ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका? एसी साइड का। यहां पर हम यही बात लिखेंगे। ये बात हमें क्वेश्चन में भी की गई है कि अदर टू साइड्स के मिड पॉइंट को हमें लेना है। तो अदर टू साइड्स कौन सी हो गई? ये हो गई। इन दोनों के मिड पॉइंट हमने सपोज कर लिए कि डी और ई है। तो यहां लिखिएगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ठीक है, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
आगे लिख दीजिएगा एंड E is the midpoint of AC। ठीक है, ये क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर है कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि डी और ई अगर ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कि भाई अगर ये बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है तो इसका मतलब इस डिस्टेंस को और डिस्टेंस को बिल्कुल हाफ हाफ पार्ट में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस एडी का होगा वही डिस्टेंस डीबी का होगा, जो डिस्टेंस एई का होगा वही डिस्टेंस ईसी का होगा। ठीक है, तो यहां हम आगे लिख लेते हैं सच दैट एडी is congruent to dB and AE is congruent to AC। ठीक है, तो अगर ये इनके मिड पॉइंट है तो इनसे रिलेटेड जो डिस्टेंस है जिसको ये मिड पॉइंट कहा जा रहा है जिस साइड को, तो वो इक्वल डिस्टेंस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। तो हमने ये बात भी यहां मेंशन कर दी। अच्छा, अब उसके बाद जो लाइन डीई है, ये जो लाइन है ये एक पॉइंट डी और पॉइंट ए को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ऐसा ही है ना कि हम ये कह सकते हैं कि डीई लाइन ज्वाइंस द मिड पॉइंट। डीई किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मिली है, ये पॉइंट डी और पॉइंट ए को। तो हम ये कह सकते हैं कि डीई ज्वाइंस मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट्स को क्या कर रही है, वो ज्वाइन कर रही है। अच्छा, ये बात तो समझ आ गई कि ये मिड पॉइंट है और डी लाइन इनको ज्वाइन कर रही है। अच्छा, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि ऐसी लाइन जो कि उस ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके बेस तक ड्रॉ की जाए, वो डीई लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, उस लाइन से बाइसेक्ट हो रही है वो लाइन, यानी डीई लाइन से डीई लाइन को बाइसेक्ट करते हुए गुजर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जितना ये डिस्टेंस हो उतना ही ये डिस्टेंस हो। ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यही बात हमें प्रूफ करनी है क्वेश्चन में। तो यहां लिख दीजिएगा AP इज द लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, आगे यहां लिखिएगा AP is a line from vertex फ्रॉम वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स, ए, टू कहां तक है, टू बेस BC। ये BC से क्या है, BC क्या हो गया, इसका बेस हो गया, और A क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। अच्छा, अब ये जो लाइन है ये DE लाइन को कहां पर कट कर रही है, पॉइंट 0 पर। जिस लाइन पर ये कट करती हुई जा रही है, A से लेकर P तक जो लाइन हमने ड्रॉ की है, तो वो DE लाइन को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट 0 पर। पॉइंट 0 पर इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है। ये आपको नजर आ रही है बात। तो हम ये आगे लिख सकते हैं कि DE कट AP एट 0, या इतनी सी बात लिखते हैं कि इट कट्स
0 काफी है, ठीक है ना, कि ये लाइन जो एपी लाइन की हम बात कर रहे हैं ये 0 पॉइंट पर कट करती हुई ट्राइंगल के बेस से जाकर मीट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रूफ क्या करना है हमें? बेसिकली देखिए, ये बात तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये जो है टू साइड के मिड पॉइंट है, तो लिहाजा अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो है इक्वल डिस्टेंस है। तो हमें ये जो सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, ए से लेकर पी तक, हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के एग्जैक्टली क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि AO इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, ये बात हमें प्रूफ करनी है। ये बात हम यहां लिख लेते हैं कि द लाइन DE बाइसेक्ट द लाइन AP एट पॉइंट 0। The line DE bisect the line AP at किस पॉइंट पर? 0 पॉइंट पर, एट 0। देन अगर ये 0 पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन? DE लाइन जो है वो AP लाइन को अगर 0 पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या हो गया, एग्जैक्टली इक्वल हो गया। तो यहां पर हमें ये आगे लिख देते हैं, देन AO is congruent to OP, ठीक है। ये बात हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। तो गाइस, अब इसके लिए हम प्रूफ करने के लिए दो कॉलम बना लेते हैं, एक स्टेटमेंट का और दूसरा रीजन का। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं करनी है, इसी को देखते हुए हम प्रूफ करेंगे। तो गाइस, अगर हम यहां पर फिगर में देखें, आप जरा गौर कीजिएगा, इसमें आपको दो तरह के ट्रायंगल बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ट्रायंगल तो और भी बहुत सारे, लेकिन इसमें मेन जो ट्रायंगल है वो आपको दो नजर आएंगे। देखिए, एक तो ये ट्रायंगल मेन है ABC, बिग ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। दूसरा ये छोटा ट्रायंगल इसमें नजर आ रहा है ADE। तो पहले तो हम इन दो ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। कंपेयर करते हैं और हम ये बात प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल इक्विवेलेंट है, सिमिलर है, ठीक है ना। मैंने नहीं कहा कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। जाहिर है कि ये स्मॉल है और ये बिग ट्रायंगल है। इक्विवेलेंट तो सॉरी कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, हाँ इक्विवेलेंट हो सकते हैं। ये अभी हमने कुछ दिन पहले हमने क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात प्रूफ की थी कि सिमिलर ट्रायंगल की जो शेप्स होती हैं वो दिखने में एक जैसे जरूर होते हैं, शेप्स भी एक जैसी होती है, लेकिन उनका साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। दे आर कॉल्ड द सिमिलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं। कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। ADE, सॉरी C नहीं है, ADE जी। ये दो ट्रायंगल को हम आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं और इनको हम कोशिश करते हैं कि हम सिमिलर प्रूफ कर दें, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल जो है वो दिखने में शेप एक जैसी है और हम चाह रहे हैं कि वो सिमिलर प्रूफ हो जाए, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनके तीनों एंगल को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ देखते हैं कि उनके, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये स्मॉल ट्रायंगल के तीनों एंगल और बिग ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं, तो हम ये बात प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो यहां देखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि एंगल बी जो है, देखिए ये बिग ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल ABC, इसका एंगल बी और ये स्मॉल ट्रायंगल का एंगल डी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे?
जी बिल्कुल होंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आपको पता है कि वो लाइन जो ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ये वो लाइन है ना डीई, जो कि ट्राइंगल के दोनों मिड पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो वो ट्राइंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल भी होती है और उस लाइन के हाफ भी होती है, अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम। ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बात हम प्रूव भी कर चुके हैं कि ऐसी लाइन जो ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना, मिड पॉइंट को बाइसेक्ट करे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, वो ट्राइंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल भी होती है और इसके साथ साथ उस लाइन का हाफ भी होती है। ठीक है जी। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये बात तो आपको पहले से प्रूव है, ये हम क्वेश्चन में ये बात प्रूव करने नहीं जा रहे कि ये पैरेलल है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनसे रिलेटेड बनने वाले जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इनको जो है वो बीच में से क्रॉस करती हुई गुजर रही है। कौन सी लाइन, ए बी लाइन। ये क्या हो गया, इस दोनों पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल से बनने वाले एंगल कौन से होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, एक ये हो जाएगा और दूसरी लाइन कौन सी पैरेलल है, ये दोनों एंगल। तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो जिन लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का नहीं पता है वो मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो को, इसी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो को जरा गौर से वॉच करें, उसमें मैंने हर एंगल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरेस्पॉन्डिंग ये होता है कि जैसे एक लाइन जो पैरेलल है वो यहां बन रहा है और दूसरी पैरेलल लाइन से ऊपर यहां बन रहा है। मैं इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रही कि एक एंगल यहां, ये दोनों तो इंटीरियर हो जाएंगे। यहां मैं कह रही हूं कि ऊपर पैरेलल लाइन से ऊपर और ये पैरेलल लाइन के इधर, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग हो गए। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। ठीक है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। क्या रीजन होगी इसकी, बिकॉज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम ये लेंगे corresponding angles of two parallel line BC and DE are equal। यही सेम रीजन आप आगे लिख दीजिएगा। of two parallel lines, कौन से पैरेलल लाइन, एक BC है पैरेलल लाइन और दूसरी क्या है, DE है। BC एंड DE ये दो पैरेलल लाइन है और इनसे बनने वाले जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये रीजन आपके सामने है। इस रीजन की वजह से हमने कहा कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो जिस तरीके से एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो देखें यहां भी तो ये पैरेलल है ना आपस में, ये लाइन इस लाइन की, तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि बीसी जो है वो पैरेलल है डीई के। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया, एसी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइन से गुजर रहा है ना, इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है दोनों पैरेलल लाइन को, इधर इस पॉइंट पर और इसको इस पॉइंट पर। तो ये दोनों क्या हो गया, ये वाली जो लाइन हो गई ये क्या हो गई, दोनों पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है ना, ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई गुजरती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। तो एसी क्या हो गया, इनका ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल
इस एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है तो सेम इसी तरह से एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। रीजन हमारी बिल्कुल सेम यही होगी, क्योंकि अगर ये कोरस्पॉन्डिंग है तो ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। तो सेम यही रीजन लिख दीजिएगा। मैं यहां पर इतनी लंबी बात नहीं लिख रही हूं, देखिए इस तरह से कर देती हूं, आप समझ जाइए कि सेम वही रीजन लिखी जा रही है। बस यहां पैरेलल लाइन अब दूसरी हो जाएंगी। पैरेलल लाइन कौन कौन सी हो जाएंगी, एक बेसी हो गई और दूसरी डी हो गई। नहीं यही है, सेम यही है, बेसी और डी। लेकिन यहां भी वही पैरेलल लाइन थी, यहां भी वही पैरेलल लाइन है। टोटली यही रीजन आपने लिख देनी है जो आपने ऊपर लिखी है, ठीक है। सेम यही रीजन यहां भी आ जाएगी। अच्छा, ये तो होगा दो एंगल की बात। एंगल बी को हमने कॉन्ग्रुएंट कह दिया कि एंगल डी के है, एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट कह दिया एंगल ई के है। अब कौन सा एंगल रह गया है, सिर्फ और सिर्फ एंगल ए रह गया है। अब एंगल ए जो है, अगर आप गौर करें तो ये जो बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, उसका एंगल भी यही है, और जो स्मॉल ट्रायंगल है एडीई, उसका एंगल भी यही है। भाई दोनों ट्रायंगल के लिए सेम एक ही एंगल यूज हो रहा है ना, दैट इज एंगल ए। तो एंगल ए तो दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, फिर इक्वल हो गया, कॉमन है ना दोनों के लिए। तो हम ये कहेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। क्यों लिखा मैंने दो बार, एक एंगल बिग ट्रायंगल के लिए एबीसी के लिए, और दूसरा ये स्मॉल ट्रायंगल के लिए एडीई के लिए। तो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम एक ही एंगल हम यूज कर रहे हैं, एंगल ए। तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम यहां लिखेंगे कि कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने तीनों एंगल को प्रूव कर दिया कि वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। भाई एंगल बी को एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, एंगल सी को एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और एंगल ए तो है ही क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। इसका मतलब अगर तीनों एंगल हमारे प्रूव हो जाते हैं तो हमने ये बात प्रूव कर दी है कि ये जो बिग ट्रायंगल है और ये स्मॉल ट्रायंगल है, ये आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये क्या है, सिमिलर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, सिमिलर का साइन आपको पता है क्या होता है, सिंबल सबको पता है ना, ये देखिए पहले भी मैं बता चुकी हूं, दैट इज द सिमिलर सिंबल। ट्रायंगल एडीई ये आपस में क्या है, सिमिलर है। देखिए बात सुने, सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में बहुत फर्क होता है। यहां मैंने नहीं कहा कि कॉन्ग्रुएंट है, यहां मैंने कहा सिमिलर है। इनकी शेप एक जैसी है, दिखने में एक जैसा है, लेकिन इनका साइज डिफरेंट है। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं कि दे आर सिमिलर ट्रायंगल। अब यहां पर हम रीजन क्या लिखेंगे, रीजन इसकी होगी ए सिमिलर क्राइटेरियन। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, ए यानी एंगल सिमिलैरिटी लिख लीजिए, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ये हमारी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम प्रूव कर देते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो उससे ये बात प्रूव हो जाती है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है ना। तो अगर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, इसका मतलब ये है कि फिर इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अगर दो ट्रायंगल ये प्रूव हो जाते हैं कि वो सिमिलर हैं, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं वो आपस में सेम रेशियो से एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो आपस में सेम होगा। इस साइड का रेशियो आपस में सेम होगा, इसका रेशियो आपस में सेम होगा, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो इनकी जितनी भी साइड्स होंगी, इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जितनी भी होंगी, वो उनके जो वो होंगे रेशियो होंगे, वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है।
तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस इसका है वही डिस्टेंस इसका है, तो हम ये कह सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी, यानी ये रेशो, इस ट्रायंगल का ये रेशो एडी और डीबी, एडी को डिवाइड कर देंगे हम डीबी से तो ये रेशो भी इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हम एओ को डिवाइड करेंगे ओपी से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये रेशो और ये रेशो आपस में सेम होंगे। इसी तरह से अगर हम एई को डिवाइड करेंगे ईसी से तो ये वाला रेशो भी इन रेशो के सेम होगा। जितने भी हम लाइनें जो यहाँ पर है ट्रायंगल की जो कि वर्टेक्स से निकल रही हैं उनके तमाम के रेशो क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी एंड एओ अपॉन ओपी किसके इक्वल है, ए अपॉन ए सी। ठीक है, ये तमाम रेशो जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब क्या है, सेम है। क्यों सेम है ये बात हम बता चुके हैं, क्योंकि दे आर सिमिलर ट्रायंगल। दैट्स व्हाई जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं अगर वो प्रूफ हो जाए कि वो सिमिलर हैं तो उनसे जो रिलेटेड उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज भी आपस में सेम होते हैं। ठीक है, तो हम रीजन भी यहां पर यही लिखेंगे कि इन सिमिलर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड similar triangle corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है वो उनके जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, यही बात यहाँ पर प्रूव हो जाती है। तो अगर ये रेशियो आपस में इक्वल हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि एडी जो है वो इक्वल है एओ के और एओ इक्वल है एई के। सिमिलरली डीवी जो है वो इक्वल हो जाएगा ओपी के, और यानी कि यूं कह सकते हैं कि देखिए जितने भी न्यूमिनेटर है वो आपस में इक्वल हो गए और जितने भी डिनोमिनेटर है वो आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि ये सब के सब आपस में क्या है, रेशियोस इक्वल है। तो हर न्यूमिनेटर के इक्वल हो गया और हर डिनोमिनेटर के इक्वल हो गया। आई होप कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ऑलरेडी यहां पर देखिए गिवन में हमारे पास ये बात तो पहले ही लिखी हुई है कि एडी जो है वो डीबी के इक्वल है, एडी जो है वो किसके इक्वल है, डीबी के। ठीक है, और एई जो है वो एसी के इक्वल है। तो ये बात तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना यहां पर कि एडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, डीबी के। ठीक है ना, यानी कि जो देखें जो इक्वल डिस्टेंस इन दोनों का होगा वही इक्वल डिस्टेंस इन दोनों का भी होगा और वही इक्वल डिस्टेंस इन दोनों का भी होगा। और ये बात भी हम कह चुके हैं कि एई जो है वो इक्वल है किसके, ईसी के। तो जो डिस्टेंस एई का होगा वही डिस्टेंस ईसी का भी होगा। एंड एई किसके कॉन्ग्रुएंट है, ईसी के। ठीक है, ये बात हमें क्या थी, गिवन थी, हमने खुद से तो ड्राइव नहीं की ना, ये दोनों बातें हमें क्वेश्चन में क्या थी, गिवन थी। तो यहां रीजन में हम क्या लिख देंगे, गिवन। तो जाहिर है कि क्लास अगर ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो देखिए ये वाला डिस्टेंस भी तो आपस में इक्वल हो गया ना। फिर अगर हमने कहा कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है बिकॉज दे आर सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल के
जो है वो तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये साइड को तो हमने कह दिया इक्वल रेशियो, इस साइड को कह दिया, तो ये भी तो इसकी साइड है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ये भी तो एक साइड है ना ट्राइंगल की, तो इनसे बनने वाले जो रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि AO इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू OP। यहां लिख दीजिएगा सिमिलरली AO is also congruent to OP, ठीक है। तो यहां पर ये बात प्रूव हो जाती है कि DE लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर, ठीक है ना। किस लाइन को, AP लाइन को। ना सिर्फ AP लाइन को बल्कि इनसे बनने वाली जितनी भी लाइन है ना, ये देखें सबके सब जो वर्टेक्स A से निकल रही है ना, तमाम लाइन को जो है वो DE लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये बात यहां पर प्रूव भी हो जाती है। तो हम यहां लिख देते हैं कि DE बाइसेक्ट्स DE बाइसेक्ट्स, ठीक है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, AP को। AP किस पॉइंट पर, एट पॉइंट 0 पर। DE बाइसेक्ट्स AP एट पॉइंट 0। तो ये बात हमने यहां पर प्रूफ कर दी, और यही बात हमें प्रूफ करने के लिए की गई थी कि हमने ये प्रूफ करना है कि AO और OP का डिस्टेंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हमें ये बात प्रूफ करना है कि जो लाइन DE है वो उस लाइन को, AP लाइन को बाइसेक्ट कर रही है किस पर, पॉइंट 0 पर। यही बात हमने क्वेश्चन में यहां पर प्रूफ कर दी है। तो क्लास उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। तो कंप्लीट होने के बाद आपको पता है हम लास्ट में क्या लिखते हैं, QED, क्वाड इराड डेमोस्ट्रेंडम। तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आया है, कुछ सीखा है आपने मेरी वीडियो से, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके रिव्यू के साथ, चैप्टर के रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।